एमटीपी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एग्ज़ाम, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। एमटीपी को समझना, एमटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में। तो क्या होता है एमटीपी, क्यों करते हैं एमटीपी और कैसे करते हैं एमटीपी, ये तीनों प्रश्न जहन में घूमते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं कि क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। आज आपको जवाब मिलेगा। तो एमटीपी है क्या? सबसे पहले अगर जहन में क्वेश्चन आए कि एमटीपी है क्या, तो एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप ट्रेन से, मेट्रो से जाते हैं और आपको अनाउंसमेंट होता है कि दिस ट्रेन टर्मिनेट ऑन दिस जंक्शन, दिस स्टेशन। मतलब ये ट्रेन अब वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी को अब रोक देना है, आगे नहीं बढ़ाना है। आपको भली भांति पता है प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है 9 मंथ होता है। अगर आप 9 मंथ्स के पहले पहले प्रेगनेंसी को रोक दें, टर्मिनेट कर दें, उसको स्टॉप कर दें, उसी को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो एक बात और जहन में आता है कि क्या अपने आप से कर सकते हैं या अपने आप हो जाता है? तो दोनों का आंसर हाँ में होता है। अपने आप भी कर सकते हैं और अपने आप भी हो सकता है। जो अपने आप हो जाता है उसको हम स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, राइट। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं, जो अपने आप हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा एबॉर्शन हो, बट अपने आप बहुत सारे सिनेरियो में, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बहुत सारे सिनेरियो के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हैं, कंडीशंस हैं, इंडिकेशंस हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिपोर्टेड है, बट आप उस लायक नहीं है कि आप उसको समझ पाएं और आपके कोर्स में भी नहीं है। और ये अपने आप भी करा सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ इंटेंशनल और वॉलेंट्री, इट इज़ अ इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल का मतलब है कि अपनी इच्छा के द्वारा, अपने द्वारा किया गया काम को इंटेंशनल कहते हैं। आपने सुना होगा वो इंटेंशनली मुझसे जलता है ना, वो मतलब जानबूझ के होता है। तो इट इज अ वॉलेंट्री और इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, बिफोर द 9 मंथ। 9 मंथ के पहले पहले पहुंचने तक अपने आप आपने अपनी इच्छा से उसको रोक दिया, तो दैट इज कॉल्ड एमटीपी। उसी को हम एमटीपी कहते हैं और इसको हम इंड्यूस अबॉर्शन भी कहते हैं कि आपने अपनी इच्छा से उसे अवॉर्ड करा दिया और कर दिया। फिर क्वेश्चन आते हैं कि यार करती क्यों है, क्या जरूरत पड़ी है एमटीपी करने की, क्या जरूरत पड़ी है अबॉर्शन करने की? तो जरूरत पड़ी है। पहला जरूरत ये होता है कि आपको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव आपने पढ़ा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसमें बहुत सारे कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, मैंने आपको बताया भी है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है, लेट सपोज कि कॉन्डम फट गया, लेट सपोज कि आईओडी सही से काम नहीं किया, लेट सपोज नेचुरल मेथड सही से काम नहीं किया, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई। वो कपल नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करें। वो नहीं चाहते हैं कि यार अभी तो हम सेटल ही नहीं हुए, अभी तो हम कमाते ही नहीं है, बीच में बच्चा टपक पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं यार। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो डॉक्टर आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं और अबॉर्शन कर देते हैं। क्योंकि जो महिला अबॉर्शन कराना चाहती है, अगर उसने बोल दिया कि मुझे अबॉर्शन कराना है, तो एज अ डॉक्टर आपको अबॉर्शन करना पड़ेगा, ये रूल है। इवन कई बार ऐसा होता है कि महिला चाहती है बट पुरुष नहीं चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि महिला चाहती है, बस उसके हस्बैंड नहीं चाहते हैं, बट उसके हस्बैंड के चाहने और ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी रूल है, ये रिटन रूल है। तो अगर महिला ने बोल दिया, अगर वाइफ ने बोल दिया कि मुझे अबॉर्शन करना है तो करना है, उसके सासू माँ और उसके पति का कोई भी हक नहीं बनता है। दिस इज अ रूल। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए किसी का रेप हो गया और उस रेप के वजह से शायद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम एमटीपी कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट महिला है और उनके प्रेगनेंसी में कोई जेनेटिकली एबनॉर्मल चाइल्ड है,
हम एमिनो सिंथेसिस से पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर जो फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। इफ द एबनॉर्मलिटी इज प्रेजेंट तो एक तो स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी चाइल्ड है वो अपने आप अवॉर्ड हो जाएगा, राइट, बट स्टिल दे आर लॉट ऑफ चाइल्ड, दे आर लॉट ऑफ प्रेगनेंसी आर नॉट टर्मिनेटेड इटसेल्फ। तो उस कंडीशन में हमें खुद से इंड्यूस करना पड़ता है, उस समय हमें खुद से करना पड़ता है। तो फोर्थ सिनेरियो इज जेनेटिक abnormality child. So there are the four major scenario for the MTP. The first is a failure of contraception. The second one is genetic ये जो चौथा है genetic abnormal child. The second is rape, and the fourth one is not want to be that's continue the pregnancy, right? सो क्या ये सही है? ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये बिल्कुल करना चाहिए, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी में करना चाहिए, रेप कंडीशन में करना चाहिए। जो कंटिन्यू नहीं करना चाहता उनके लिए करना चाहिए, अगर कोई फेल हो गया उनके लिए करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज कर दिया कि आप करा सकते हैं, लीगल है, अनलीगल नहीं है। आप अबॉर्शन करा सकते हैं, ये लीगल है, अनलीगल नहीं है। 1971 में लीगलाइज हो गया था। तो आप समझिए कि अगर एमटीपी नहीं होता तो कितने सारे बच्चे पैदा होते, बहुत, और पॉपुलेशन एकदम बम की तरफ फट जाता। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो है ही है, और बम की तरफ फट जाता। तो एमटीपी कहीं ना कहीं आपके पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का एक माध्यम है, एक साधन है। बट याद रखिए, ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए नहीं बना है, ये पॉपुलेशन को कम करने के लिए नहीं बना है। ये किस लिए बना है, और चारों कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। So about 45 to 50 million MTP done in whole world, पूरे वर्ल्ड में इतना किया जाता है। And MTP has significant role in decreasing the population, but it is not meant for this purpose. And it is safe up to the 12 week, that is the first trimester of pregnancy. तो how the MTP are done? और सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्की हो जाता है। देखिए आखिर सेफ और रिस्की का क्या कंसेप्ट है। देखिए क्या होता है कि ये यूट्रस है, आपको भली भांति पता है, और यहाँ पे अटैचमेंट होता है। तो जितना ज़्यादा देर का फीटस होने लगेगा, जितना बड़ा होने लगेगा, उतना अटैचमेंट ज़्यादा तेज हो जाएगा। फीटस बड़ा होगा तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट, उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर यूजली बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसको करते कैसे हैं, एमटीपी आइए सिखाता हूँ कैसे करते हैं। जब मैं अपना इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने बहुत सारे अराउंड 15 से 20 एमटीपी को असिस्ट किया था। मैंने खुद से नहीं किया था, वहाँ पे खड़ा था, सीखा था, मेथड को समझा था, एक दो प्रोसीजर को मैंने किया था, बट अपने सिंगल हैंडेड से नहीं किया था कभी भी, और अभी भी मैंने नहीं किया है। बट मुझे पता है कैसे करते हैं, कर भी सकता हूँ, बट मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। तो मेथड दो होते हैं, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे कैसे पता चलता है, एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी से पता चल जाता है। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है, मैरिड हैं, और उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी किसी मंथ में किया है और उनका कोई मंथ मिस हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए कि वेदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट। इफ शी इज अ प्रेग्नेंट, ठीक है, अगेन डन बाय द सेकेंड टेस्ट यूपीटी करना चाहिए। एक पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, ये प्रोटोकॉल होता है। तो दो हमने यूपीटी किया और दोनों यूपीटी में पॉजिटिव आ गया, देन द फीमेल डिसाइड कि उसे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है या नहीं करना है। अगर फीमेल ने डिसाइड किया कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, तो मेडिकल इस यूपीटी को किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से दिखाना चाहिए, और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है आपको एमटीपी सजेस्ट करता है, एमटीपी आपको सजेस्ट करेगा। तो इस मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको ये एमटीपी किट देता है, और डॉक्टर कहते हैं कि जो ये बड़ा वाला टैबलेट्स है, ये जो बड़ा वाला सिंगल टैबलेट्स है, सबसे पहली बार आपको ओरली लेना है, ये ओरली आपको इंजेस्ट करना है। ठीक उसकी 12 घंटे बाद
12 घंटे बाद ये दोनों छोटे छोटे टैबलेट्स हैं, दोनों एक साथ या तो आप खा सकते हैं या वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ मिफेप्रिस्टोन एक्चुअली। फिर उसके बाद 12 घंटे बाद अगेन ये 2 टैबलेट्स हैं, आपको या तो खा सकते हैं या वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे वजाइना में इंसर्ट करना ज़्यादातर सही रहता है क्योंकि लोकली इफेक्ट उसका आता है। अगर आप मुंह से खाते हैं तो पूरा GIT वगैरह उसके साइड इफेक्ट थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो करते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, आपको भली भांति पता है। ये यूट्रस है, यहाँ पे बेबी चिपका हुआ है। तो ये जो बड़ा वाला टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, इसको डिटैच कर देता है, यानी फीटस को हटा देता है। एंड दिस मिफेप्रिस्टोन इज कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, यूट्रस को दबाना स्टार्ट करेगा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, यूट्रस अगर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो होगा क्या कि ये सारा जो फीटस पार्ट है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। द फीटस पार्ट इज कम आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज MC is take place, right? And they will be elongated as compared to the normal menstrual cycle, क्योंकि normal menstrual cycle करीब 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक होता है, बट इसको मुझे लगता है कि करीब 7 से 8 दिन 10 दिन भी हो सकता है। और उसके बाद सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो जो डॉक्टर होते हैं उनको बुलाते हैं कि जब सब कंप्लीट हो जाए तो एक बार आइएगा। ये जब जाती है महिला तो उन डॉक्टर के द्वारा एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं लोअर एब्डोमेन का, एंड चेक कि कोई पार्ट रिमेन तो नहीं है, कोई पार्ट बचा तो नहीं है। अगर कुछ बचता है तब हम एक प्रोसेस करते हैं DNC, डायलेशन एंड क्यूरेटास, और उस पार्ट को निकाल लेते हैं। या अगर छोटा साइज बचता है तो फिर से हम मिफेप्रिस्टोन दे के उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बहुत स्मार्ट हैं हमारे इंडिया के लोग, डॉक्टर को छोड़ के बाकी सारे लोग डॉक्टर हैं। वर्मा जी, शर्मा जी, पड़ोसी उड़ोसी सारे लोग डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उनके घर में ये घटना घटी होती है और तरह तरह के उन्होंने इलाज किए हैं और इलाज कामयाब भी हुए हैं। तो क्या होते हैं कि वो खुद ही से खा लेते हैं टैबलेट। अरे MTP तो है, डॉक्टर तो यही लिखता है, क्या करता है, और बस खा लेते हैं, हो जाता है, जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं, काम खत्म। ये तो सिंपल है। वर्मा जी की वाइफ को भी यही था, शर्मा जी की वाइफ को भी यही था, क्या दिक्कत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसके चक्कर में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाते हैं और फीटल पार्ट रिटेन रह जाता है, एंड दिस फीटल पार्ट इज कॉजेज एंटायर इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, राइट। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इतना सेप्सिस हो जाता है कि यूट्रस को कभी कभी बचा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इतना लाइट इसे नहीं लेना चाहिए। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी हो गई है, लेट पता चला है, लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, या कोई केमिकल मेथड फेल हो गया है, तब हम उसे सर्जिकल मेथड के तरफ प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं कि अगर केमिकल मेथड काम ही नहीं कर रहा है, दिया शॉर्ट, फीटल पार्ट ऐसे ही रिटेन है क्योंकि बड़ा हो चुका है, तब हम उसे सर्जिकल मेथड की तरफ लेके आते हैं। सर्जिकल मेथड में बहुत ही सिंपल है। करते क्या है कि एक पहले तो 2-3 इंस्ट्रूमेंट होता है। आप सबको इतना डीप पढ़ाना भी सही नहीं है क्योंकि आपके नीट में सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सबसे पहले एक यूटराइन साउंड होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम वजाइना से इंसर्ट करते हैं और नापते हैं कि यूट्रस का कितना लेंथ है, कि हमें कितना डीप तक अंदर जाना है। अगर आप ज़्यादा डीप तक जाओगे तो पता चले एंड्रोमेट्रियम में छेद कर दिया आपने, तो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो सुपर खतरनाक हो सकता है, ठीक है। फिर एक ओवम फोर्सेप्स रहता है, कुछ इस तरह से फोर्सेप्स बना रहता है, तो हम उसको राउंड सर्कल गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, और फीटल पार्ट को ऐसे निकालते हैं, क्यूरेटास से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा बॉइल्ड एग जब आप लेते हैं, अगर जो एगिटेरियन होंगे उस बात से ताल्लुक रखेंगे, तो एक एग क्रैकिंग का साउंड आता है। जब एग क्रैकिंग का साउंड आना स्टार्ट हो जाए तो यू शुड स्टॉप, आपको आगे अब नहीं बढ़ना है, ठीक है। और आपके ब्लड जब आप करते हैं ना, थोड़ा ब्लड आता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही आता है, तो ब्लड में अगर बबल्स आने स्टार्ट हो जाए तो यू शुड स्टॉप। दिस इज अ 2 इंडिकेशंस कि आपको अब आगे नहीं करना है। अगर आपने अब आगे किया तो एंड्रोमेट्रियम में छेद होगा, परफोरेटेड होगा, चिल्लाते रह जाएंगे। कोई आपको अगर सिंगल हैंडेड आप कर रहे हैं, किसी आप अपने क्लिनिक में कर रहे हैं, तो तड़पते रह जाएंगे, पेशेंट ब्लीड करके मर सकता है, ठीक है। गायनी को कॉल करते रह जाएंगे, उस समय कोई गायनी वाला एक्सपर्ट नहीं आएगा, तो बस आप भी गए, पेशेंट भी गया।
तो इसलिए इतना लाइटली इसे नहीं लेना चाहिए। विदाउट प्रॉपर फैसिलिटी आपको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। तो दिस इज अ मैथड हाउ द केमिकल मैथड एंड हाउ द सर्जिकल मैथड इज डन। सो वन इज अ एमसीक्यू। एमसीक्यू एक आया था, तो 12 वीक इज अ करेक्ट आंसर। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। So now we are talking about the STDs, that is a sexually transmitted disease. तो ऐसी बीमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो, यानी ऐसी बीमारी जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू फैले, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैले, तो उसी बीमारी को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। द डिजीज और इन्फेक्शंस which are transmitted through the sexual intercourse, that is called sexually transmitted disease. तो कुछ दूसरे नाम भी होते हैं, आपको पता है कि एक नाम से कुछ काम नहीं चलता है। तो अदर नेम ऑफ STD is called RTI, that is reproductive tract infections, and the VD, that is a venereal disease. तो other infection, other name of the STD is RTI, that is a reproductive tract infections, and the VD, that is a venereal disease. The most STDs are curable except the few. Majority of STDs जो होते हैं curable होते हैं, उनका इलाज possible है, but they are vulnerable. The most common vulnerable age group is 15 से 24 ईयर। मतलब इस एज में ज़्यादातर सेक्सुअल डिजायरनेस होती है, इस एज में मैक्सिमम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और इसी एज में एसटीडी होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो आपको पता है कि एचआईवी का कोई क्यूरेबल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस बी को रिसेंटली एसटीडीज में ऐड किया गया है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल ऑफ एसटीडीज एंड द कॉजेटिव एजेंट। सो गोनेरिया, निजेरिया गोनेरिया, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। निजेरिया गोनेरिया, ट्राइकोनोमास, that is Trichomonas vaginalis, syphilis, Treponema pallidum, hepatitis B virus, and AIDS, HIV. So gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhea, Trichomonas is caused by the Trichomonas vaginalis, syphilis is caused by Treponema pallidum, hepatitis B is caused by hepatitis B virus, and AIDS is caused by HIV. So what is the symptom of STDs? सिम्टम क्या होते हैं? आपको पता है कि जितने भी सेक्सुअली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि वजाइना से कंसर्न होता है, पेनिस से कंसर्न होता है, टेस्टिस से कंसर्न होता है, ब्रेस्ट से कंसर्न होता है, दे आर बहुत ही लोग शाइनेस फील करते हैं, जल्दी से लोग इसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि ये काफ़ी दिन तक अनडिटेक्टेबल रह जाता है, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, और जो पेशेंट फिर लास्ट स्टेज में आता है तो बहुत भयानक स्थिति में हो जाता है। तो प्राइमरी सिम्टम आर यूजली इग्नोर बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल व्हिच इज सफर फ्रॉम दिस सिम्टम। द सिम्टम्स आर ईचिंग, तो ईचिंग होना बहुत ही कॉमन बात है और लोग इसको कॉमन ही मान लेते हैं। द फ्लूइड डिस्चार्ज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट might be the vagina, might be the abnormal discharge from the penis, slightly pain and swelling। तो ये सारा चीज लोग बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही लाइट फील करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही आम है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, बट वो नहीं समझते हैं कि दे आर सफर फ्रॉम द एसटीडीज और ये खतरनाक हो सकता है। कोई लेडी प्रेग्नेंट है और किसी एसटीडी से कॉन्टामिनेट अगर हो गई है तो उसका स्टिल बर्थ हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इफ दिस प्राइमरी सिम्टम persist for the longer duration, they lead to the secondary symptoms like PID, that is a pelvic inflammatory disease. And this pelvic inflammatory disease consists of the many variety of disease like vaginalisis, बहुत सारे चीज होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अवर्शन हो जाएगा, इनफर्टिलिटी होगा, स्टिल बर्थ होगा, कैंसर हो जाएगा, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर प्राइमरी ठीक नहीं हो पाएगा तो सेकेंडरी को हम ठीक कर ही नहीं सकते हैं। इनफर्टिलिटी, कैंसर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो हाउ कैन यू अवॉइड द एसटीडीज? कैसे हम एसटीडी से बचें, कैसे हम एसटीडी से बच पाएं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अवॉइड करना पड़ेगा सेक्स विद द अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द क्वाइटस के समय आपको कॉन्डम को यूज करना चाहिए।
इन एनी केसेस और एनी डाउट डायग्नोज बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर्स, हेल्प विद द डॉक्टर्स, राइट। अगर कुछ डाउट है, कुछ आशंका है, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी मैंने लिस्ट बताया था और कहा था कि आप याद कर लीजिए, उस लिस्ट के सहारे आप इसका आंसर भी दे पाएंगे।